तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा आर 2023 और पीसीएस प्री 2024 इन दोनों का जीएस का कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है, जिसको आपको लगातार वीडियो सीरीज़ दी जा रही है। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हों तो आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि ये विश्व के भूगोल में ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले में भी मैंने एक पार्ट बना दिया है, ठीक है। तो आप अगर अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा देश है जो जिसमें से नील नदी होकर नहीं बहती है कुल मिला जुलाकर, ठीक है। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चाड। चाड में नील नदी अपवाहित नहीं होती है, ठीक है। देखिए दिया गया कि दिए गए विकल्पों में नील नदी चाड में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि इथोपिया यानी नीली नील, सूडान एवं युगांडा में नील नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इथोपिया में, सूडान में और युगांडा में ये नील नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो इनमें से जो सागर यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, तो देखिए यहाँ पर कट गया है, ये काला सागर है, ठीक है, काला सागर है। तो इनमें दिया गया है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमको बताना है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। यानी कि पहले भूमध्य सागर हो जाएगा पश्चिम में सबसे, उसके बाद आपका काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर सबसे पूर्व में कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अरल सागर, ठीक है। तो ये इसका पश्चिम से पूर्व का क्रम रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सारगैसो समुद्र की विशेषता है। तो सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ये सारगासो समुद्र की विशेषता क्या है, ये विशिष्ट प्रकार की समुद्री वनस्पति उसमें पाई जाती है, यही इसकी विशेषता है, ठीक है। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतरेखी धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगासम, क्या नाम है, सारगासम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगासो सागर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है सारगासम, इसी वनस्पति के कारण इसका नाम सारगासो पड़ा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ग्रेट साल्ट झील, ये ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूएसए में स्थित है। कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। तो हमको देखना है कि राइन नदी के संदर्भ में देखना है, ठीक है। इन दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन दोनों कथनों को राइन नदी के संदर्भ में देख लेते हैं। तो देखिए पहला कथन है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। और दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। ये दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है बी, यानी कि केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या दिया गया है, दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है आपका कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये कथन सही है। जबकि इसके ऊपर जो कथन दिया गया है यहाँ पर, पहला कथन जो दिया गया है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, यह गलत है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी एवं दक्षिणी, ठीक है, जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो ये उत्तरी जर्मनी के लिए नहीं बल्कि पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी के लिए औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहाँ राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है, ठीक है। तो ये जो रॉटरडैम है आपका, नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह जो है राइन नदी के ही मुहाने पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो यहाँ पर देखिए नदियाँ दिया गया है और यहाँ पे में प्रवाहित दिया गया है, यानी कौन सी नदी किस सागर में किस खाड़ी में जाकर मिलती है या फिर उसमें जाकर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए पहला है लीना नदी कहाँ पर है,
तो लीना नदी देखिए रूस में पड़ती है और ये किस में जाकर मिल जाती है या किस में प्रवाहित होती है, तो ये आपके आर्कटिक सागर में जाकर प्रवाहित होती है। ठीक है। दूसरा नदी है आमूर, तो आमूर भी रूस की ही नदी है, रूस और चीन में प्रवाहित होती है और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, तो ये मिलती है प्रशांत सागर में। ठीक है। तीसरी नदी है टिग्रिस, तो टिग्रिस तुर्की और सीरिया के बीच में पाई जाती है ये नदी और ये कहाँ पर जाके प्रवाहित होती है, तो ये फारस की खाड़ी में जाके मिलती है। और चौथी नदी माही है, तो माही जो है आपको पता है कि भारत में पाई जाती है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महावेली गंगा एक नदी है, तो महावेली गंगा एक नदी है, ये किसकी नदी है, तो ये श्रीलंका की नदी है। ठीक है। महावेली गंगा श्रीलंका की नदी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप किसका है, किस महासागर का द्वीप है सबसे बड़ा, तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। मेडागास्कर कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर में पाया जाता है। ठीक है। चलिए निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक प्रकार का द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है। चलिए हम देख लीजिए, दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है, यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। इसीलिए एक द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ठीक है। तो ये जापान के देखिए 4 द्वीप पाए जाते हैं जापान में, यानी होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। ठीक है। तो इन चारों द्वीपों का किस प्रकार से क्रम पूछा जा रहा है, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का कौन सा क्रम हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। यानी सबसे उत्तर में है होक्काइडो, फिर आपका है होन्शु, फिर उसके बाद शिकोकू, फिर लास्ट में है क्यूशु। ठीक है। ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। ठीक है। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बाली एवं लोम्बोक के बीच में। ठीक है। बाली एवं लोम्बोक ये 2 द्वीप हैं और इन्हीं दोनों के बीच में आपका लोम्बोक जलडमरू मध्य स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, यानी पूरे विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टांगानिका झील। टांगानिका झील जो है ये पूरे विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। ठीक है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि टांगानिका झील जो है ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील यानी कि 1470 मीटर है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील भी है। ठीक है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील है। ठीक है। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो यहाँ पर देखिए नीली नील नदी जो है ये किस झील से निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ताना झील से निकलती है। ठीक है। ये जो नीली नील नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपका ताना झील से निकलती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। ठीक है। तो यानी इनमें से कौन सा शहर है जो कि सुपीरियर झील पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डुलुथ। डुलुथ जो शहर है ये आपका सुपीरियर झील पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका झीलों के नाम दिए गए हैं, ठीक, और ये देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो कौन से झील कौन से देश में स्थित है ये हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका टीटीकाका झील, तो टीटीकाका झील बोल्विया और पेरू में दिया गया है, तो ये सही है। ठीक है। उसके आगे दिया गया है उर्मिया झील, तो ये ईरान में है, ये भी सही है आपका। ठीक है। उसके आगे दिया गया रेंडियर झील रूस में, तो रेंडियर झील कहाँ पे है, रूस में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके आगे दिया गया अथाबस्का झील, ये कहाँ पर दिया गया है, कनाडा में, तो ये आपका सही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंडियर झील दिया गया है रूस में, यही आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये इससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर रूस नहीं होकर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका कनाडा। क्या होगा यहाँ पर, कनाडा। ठीक है।
तो रेनडियर झील कहाँ पर है? ये कनाडा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए ये झीलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए बैकाल रसियन फेडरेशन, ये क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मलावी एशिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, मलावी जो झील है ये एशिया में नहीं है। बाकी आपका कैस्पियन सागर, ये एशिया और यूरोप के बीच में है, सही है। टांगानिका, ये अफ्रीका में है, ये भी सही है। मलावी एशिया में नहीं है। ठीक है, तो मलावी यहाँ पर एशिया ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा आपका अफ्रीका। ठीक है, मलावी कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो विक्टोरिया झील के संदर्भ में हमको देखना है, ये विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो ये आपका अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हमको दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए पहला कथन है कि यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। विक्टोरिया झील के बारे में है। ठीक है, तो यह विक्टोरिया झील 4 देशों से घिरी हुई है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया गया है वह है बी, यानी कि केवल 2 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विक्टोरिया झील के संदर्भ में जो दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, यह कथन सही है, लेकिन जो पहला कथन है ये गलत है। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील 3 देशों तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इस झील से निकलती है। ठीक है, तो देखिए विक्टोरिया झील जो है वह 3 देशों के से घिरी हुई है, तंजानिया, युगांडा और केन्या से घिरी हुई है, न कि 4 देशों से। वहाँ जो कथन एक था उसमें दिया गया था कि 4 देशों से घिरी हुई है। ठीक है, और ये जो विक्टोरिया झील है यहीं से ये नील नदी निकलती है। ठीक है, तो नील नदी कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से ही निकलती है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि वाल्कास झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? ठीक है, कौन सी झील है ये? वाल्कास झील। ठीक है, वाल्कास झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में ये वाल्कास झील स्थित है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, यहाँ पे कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और इन झीलों में से कौन सी ऐसी झील है जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील जो है ये विश्व के धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन से 2 पत्तन स्थित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पोर्ट सईद और स्वेज। पोर्ट सईद और स्वेज जो है ये स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। ठीक है, आइए स्वेज नहर के बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, तो जो स्वेज नहर है ये स्वेज नहर ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे दिया गया कि 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर कितनी थी? 164 किलोमीटर, तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर थी। ठीक है, तो वर्ष 2015 में इसकी लंबाई कितनी हो गई? 193 किलोमीटर हो गई। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, पहली बार इसे कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया था। और ये किसको किसको जोड़ती है ये स्वेज नहर? तो देखिए ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में तेवफिक बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है? तेवफिक बंदरगाह, और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो इसके देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज तेवफिक बंदरगाह है और इसके उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। ठीक है, स्थित है। और दिया गया है कि इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है।
क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा कर जाना होता था। ठीक है, तो इस नहर के बन जाने से एशिया और यूरोप की दूरी काफ़ी कम हो गई है, वरना पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना होता था। ठीक है, और स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर। ठीक है, यानी स्वेज नहर में सबसे अधिक जहाज़ें जाती आती हैं। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो यहाँ देखिए नदी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उन नदियों पर बनने वाले बांध के नाम दिए गए। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। देखिए यहाँ पर नदी दी गई है और यहाँ पर इसके बांध दिए गए। ठीक है, तो देखिए कोलोराडो पे कौन सा बांध है? कोलोराडो नदी पे आपका हुबर बांध है। ठीक है, दामोदर नदी पे कौन सा बांध है? तो ये पंचेत हिल बांध है। ठीक है, नील नदी पर कौन बांध है? तो नील नदी पर अस्वान बांध है। ठीक है, अस्वान बांध है। ठीक, और जाम्बेजी नदी पर कौन बांध है? तो ये करीबा बांध है। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि करीबा बांध निर्मित है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि करीबा बांध किस पर स्थित है? तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, या जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो इनमें कुछ चक्रवातों के नाम दिए गए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा चक्रवात था जो कि भारत को प्रभावित नहीं किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नरगिस चक्रवात। ठीक है, ये भारत को प्रभावित नहीं किया था। इसके अलावा अयला, थाने, नीलम ये सभी भारत को प्रभावित किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि विली विली है। तो विली विली क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विली विली क्या है? तो देखिए विली विली क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यह एक प्रकार उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, विली विली क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से? विली विली, चीन में टाइफून के नाम से, और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से? तो हरिकेन के नाम से, और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, नाइट्रोजन का सबसे अधिक प्रतिशत है। ठीक है, कितने परसेंट पाई जाती है नाइट्रोजन? तो ये 78% पाई जाती है। कितना? 78%। और दूसरे नंबर पर आता है आपका ऑक्सीजन। ये कितना पाई जाती है? तो ऑक्सीजन आपका 21% पाई जाती है। ठीक है, कितना? 21%। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ठीक है, तो वायुमंडल की जो लंबवत संरचना देखी जाएगी तो उसमें सबसे निचली सतह कौन सी होगी? तो वो होती है आपको ट्रोपोस्फियर। ठीक है, कौन सी? ट्रोपोस्फियर। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। सभी मौसमी परिघटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि इसी मंडल में घटित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उमस वाला होता है। ठीक है, जब मौसम उमस वाला होता है तो ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित होता है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। ग्रीष्म काल में इसकी मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। ठीक है, इसका कारण है कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ पार्थिव उष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। ठीक, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, एक प्रकार का जलवाष्प जो है ये क्या है? एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगर आपको ग्रीन हाउस गैसों में इसका नाम दिया जाए तो ये भी ग्रीन हाउस गैस में आएगा, जलवाष्प भी। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ये दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और ये क्या कर देता है, उमस को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, ठीक है। तो इनमें से जो नाम दिए गए हैं इनमें से गर्म जल धारा कौन सी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ब्राज़ील धारा, ठीक है। ब्राज़ील धारा एक गर्म धारा है। बाकी फोकलैंड, लेब्राडोर और कनारी ये सभी धाराएं क्या हैं, ठंडी धाराएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फान एक स्थानीय पवन है। तो फान कहाँ के स्थानीय पवन है, ये स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए घास के मैदान दिए गए हैं और यहाँ पर देश के नाम दिए गए हैं। तो कौन सी घास के मैदान किस देश में पाया जाता है, हमको इससे मैच कराना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए अगला पहला है पंपास, ठीक है। तो पंपास कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके अर्जेंटीना में, ठीक है। पंपास कहाँ पाया जाता है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके आगे है पुस्टैज। तो पुस्टैज कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके हंगरी में। वेल्ड घास कहाँ पाई जाती है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपके दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण से प्रश्न दिया गया है। कथन में क्या दिया गया है, कथन में दिया गया है यहाँ पर कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। ये पहला कथन दिया गया है। और कारण में क्या दिया गया है, यहाँ पर कारण में दिया गया है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो ये कारण दिया गया है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका जो कारण और कथन है वह सही है, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर के अनुसार इसका कथन और कारण दोनों सही है और जो इस यहाँ पर इसका कारण दिया गया है वह कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका डी, जापान, ठीक है। तो जापान में आपका इसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, ठीक है। चलिए तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि विश्व बैंक के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए देशों में वनाच्छादित भाग प्रतिशत इस प्रकार है। तो यहाँ देखिए आपका जापान में कितने % वनाच्छादित है, तो जापान में आपका 68% है, ठीक है। और इंडोनेशिया में कितना है, तो इंडोनेशिया में 49% है। भारत में कितना है, तो 24% है। और चीन में कितना है, तो 23%, ठीक है। इसके भौगोलिक क्षेत्र पर कितना वनाच्छादित है, ठीक है। तो ये इस प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। देखिए यहाँ पर जो मैचिंग हमको क्या कराना है कि यहाँ पर कुछ वनों के प्रकार दिए गए हैं और यहाँ पर उन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम दिए गए हैं, यानी कौन से प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए मानसूनी वन, तो मानसूनी वन में आपका क्या पाया जाता है, सागौन तथा साखू पाया जाता है। विषुवतरेखी वन में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका महोगनी, ठीक है, महोगनी। और क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है विषुवतरेखी वन में महोगनी एवं रोजवुड पाया जाता है, ठीक है। और अगला है आपका भूमध्य सागरी वन। तो भूमध्य सागरी वन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको पाया जाता है आलू बुखारा, जिसको हम प्लम कहते हैं, और जैतून, ये पाए जाते हैं। और कोड़धारी वन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर चीड़ व फर पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको स्पष्ट न हो, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए मानसूनी वन में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सागौन और साखू पाया जाता है। विषुवतरेखा में क्या पाया जाता है, तो महोगनी और रोजवुड पाए जाते हैं। भूमध्य सागरी वनों में क्या पाया जाता है, तो ये आलू बुखारा एवं जैतून पाया जाता है। कोड़धारी वनों में क्या पाया जाता है, तो ये चीड़ और फर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ वृक्षों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा वृक्ष है जो कि भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सागौन। सागौन जो है ये आपका भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं।
इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम, शीशम प्रमुख हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जबकि अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर, संतरा जैसे नींबू वंश के वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से ये कुछ देश दिए गए हैं, देशों के नाम दिए गए हैं, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इथोपिया। इथोपिया आपका भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यहाँ पर जो कांगो, गैबन, ये जाय दिए गए हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शहर है जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। बाकी लॉस एंजल्स, रोम और केपटाउन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है जलवायु की किस्म और यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रों के नाम। ठीक है, तो जलवायु की किस्म दिया गया है और यहाँ पर क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, हमको इसके साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जलवायु की किस्म जो है ये विषुवतीय है। ठीक है, तो विषुवतीय का सही विषुवतीय किससे हो जाएगा? तो विषुवतीय जलवायु जो है ये कांगो में पाई जाती है। ठीक है, और भूमध्य सागरी बी दिया गया, भूमध्य सागरी, तो बी भूमध्य सागरी कहाँ पाया जाता है? ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है। मानसूनी कहाँ पर हो जाएगा? तो मानसूनी आपका हो जाएगा बांग्लादेश में। सवाना कहाँ पर हो जाएगा? तो सवाना हो जाएगा सूडान में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मैच रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संसार का आर्द्रतम स्थान है, तो संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा बी, मासिनराम। ठीक है, यानी मासिनराम में पूरे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से दिया गया है। तो कथन में क्या दिया गया है? कथन दिया गया है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का जो पर्यावरण है वो पौधों के लिए अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं, ये कथन दिया गया है। और कारण में क्या दिया गया है? कारण में दिया गया है आपका कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ठीक है, औसत जो वार्षिक तापांतर है यह बहुत कम है। ये हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो दिया गया है वो है बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? वो दिया गया है बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये जो कारण दिया गया है ये ए का कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि विषुवत रेखीय चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है जिसमें बीमारियों का भी प्रकोप अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जनजातियों के नाम दिए गए हैं, कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सी जनजाति है जो कि सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो देखिए पहला है खिरगीज, तो खिरगीज आपका मध्य एशिया में पाई जाती है, ये सही है। दूसरा दिया गया है मसाई, तो मसाई यहाँ पर पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाई जाती, यहीं पर गलत है ये। अगला है रेड इंडियंस, तो रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, ये सही है। डी है एस्कीमो, ग्रीनलैंड में पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, और ये मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पाकर ये भी अफ्रीका में ही पाई जाती है, लेकिन ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर? मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, न कि पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगले वीडियो के लिए तैयार हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।